बीते दिन मैंने एक YouTube शॉर्ट बनाया था जिसपे काफी सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे, जहां पे मैंने पील फ्रेमवर्क की बात करी थी और मैंने कहा था कि इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो फ्रेमवर्क है इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं अपना बॉडी ऑफ द एसे में। इसका इस्तेमाल आप मल्टीपल पैराग्राफ्स में कर सकते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द एसे। आपको पता ही है कि एसे में आप जब मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखते हैं उसमें आप मल्टीपल डायमेंशंस को टच अपॉन करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेस वीडियो। माय नेम इज कुबेर सिंह। शुरू करते हैं पील फ्रेमवर्क के बारे। PEEL, P यानी कि पॉइंट। अब आप लेट्स से कि आप बॉडी ऑफ द एसे में आ चुके हैं, आप वहां पे आके लेट्स से आप पैराग्राफ नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, पहले तो पैराग्राफ में आप अपना मेन पॉइंट हाईलाइट करेंगे। मेन पॉइंट हाईलाइट इन द सेंस नॉट पेन के साथ, वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लिख के आप यहां पे अपना मेन आइडिया या मेन आर्ग्यूमेंट जो है, जो मेन सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है उस पैराग्राफ में, उसको क्लियरली और कंसाइसली मेंशन करेंगे। और जो पहला सेंटेंस होगा आपके पैराग्राफ का, दैट विल सेट द मोमेंटम फॉर द रेस्ट ऑफ द एसे एज वेल। देन एविडेंस की बात करेंगे। लेट्स से कि आपने कोई स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट करा है उस पैराग्राफ में, और मैं आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करें, वीडियो के अंत तक इसको जरूर देखें बिकॉज आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। एविडेंस में अब आप कुछ स्पेसिफिक डेटा, कुछ ऐसा फैक्ट्स, कुछ ऐसे हाइलाइट्स या कोई रिपोर्ट या कोई रेफरेंसेस की बात करेंगे जो कि आपके आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और मजबूत बनाता है और आपके आर्ग्यूमेंट को फैक्चुअली वैलिडेट करता है। फैक्चुअली वैलिडेट करता है, सब्सटैंशियली नहीं बट फैक्चुअली। देन एक्सप्लेनेशन की बात आती है कि जो आर्ग्यूमेंट आपने किया, जो आपने पॉइंट उठाया, उसका आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और यहां पे आपका सब्सटैंशियल वैलिडेशन आ जाता है। ऊपर आ गया आपका एविडेंस में फैक्चुअल वैलिडेशन, एक्सप्लेनेशन में आता है आपका सब्सटैंशियल वैलिडेशन, कि आप सब्सटैंशियली अपने कंटेंट और अपने एनालिसिस के जरिए इस एग्जांपल को वैलिडेट करना चाह रहे हैं एसे के टॉपिक के साथ। एंड देन एल, लिंक में आप कंक्लूड करेंगे पैराग्राफ को बाय टाइंग द आर्ग्यूमेंट बैक टू द मेन थीसिस, और शाल वी से कि आप जो मेन आइडिया है एसे का उसको रीइंफोर्स करेंगे इस पर्टिकुलर कंक्लूजन में, इस पर्टिकुलर कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ में, कि आप उस सेंट्रल आइडिया को रीइंफोर्स करेंगे ताकि ओवरऑल आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो कि आपने पॉइंट से शुरू करा है, वो सिंक हो सके विद द टॉपिक ऑफ द एसे। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देन बाद में आपको एक PYQ बेस्ड एग्जांपल भी देता हूं, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा वेट कर लो, छोटा सा वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं है। पील फ्रेमवर्क में जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की। बहुत बेसिक सी बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो पॉइंट में सर रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो सर ये तो हम सभी जानते हैं, कोई नई बात बताओ। नई बात में सर एविडेंस है। एविडेंस में 2023 में मेरे पास एक एविडेंस है, डेटा है कि सोलर एंड विंड एनर्जी ने कंट्रीब्यूट करा 12% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण सिग्निफिकेंटली कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशंस हैं दैट वर रिड्यूस बाय 2.5 बिलियन टन्स। अब ये डेटा सर मेरे पास IEA से आया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से आया है, तो यानी कि डेटा भी ऑथेंटिक है। तो मैंने सिर्फ एक हवा में तीर मारने वाली बात नहीं करी है। ये बात यहां तक तो बहुत वेग लग रही थी, यहां तक तो ये जो लाइन है बहुत वेग है, बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन जब मैंने एविडेंस दे दिया तो शायद ये जो लाइन है इतनी वेग नहीं रही, थोड़ी और फैक्चुअली वैलिडेट होगी। देन एक्सप्लेनेशन में, मतलब अगेन बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो शिफ्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का, और जो हमारी जो रिलायंस है या जो हमारी निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स पे अगर रिड्यूस हो रही है, उसके चलते हम क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट कर रहे हैं और हम साफ हवा, क्लीनर एनवायरमेंट्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में भी एम्फसाइज कर रहे हैं। और लिंक में अगेन रीइंफोर्स हो रहा है वो आइडिया जो कि पॉइंट में था, यानी कि अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज अलाइनिंग विद द ग्लोबल एफर्ट्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब ये तो एक बहुत पप्पू सा एग्जांपल था। अब थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक था 2024 के पेपर में, आपके पास ये टॉपिक आया था, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ठीक, यानी कि आने वाले समय में जो बड़े बड़े साम्राज्य होंगे या जो विशाल इन्फ्लुएंस होगा, वो बुद्धि के बलबूते पे होगा, वो माइंड के बलबूते पे होगा, वो लैंड या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बलबूते पे नहीं होगा। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। पैराग्राफ 1 इन द बॉडी में, पैराग्राफ 1 जो है इस पर्टिकुलर एसे का, यहां पे हम लेट्स से सब हेडिंग देते हैं द राइज ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज।
तो पॉइंट क्या है कि आने वाले समय में जो एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर हैं वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे आधारित होंगे, इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे बने होंगे, यानी कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज होंगे। मेरे पास एविडेंस क्या है सर? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नॉलेज इकोनॉमीज ड्रिवन होती हैं बाय टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, और ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं टू द ग्लोबल जीडीपी। अब कुछ देश हैं जैसे कि अमेरिका है, सिंगापुर है, जो कि लीड कर रहे हैं इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज के प्रोसेस में, बिकॉज वो R&D में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे पास वो डेटा भी आ गया, मैंने यहाँ पे वो डेटा भी मेंशन कर दिया। और कंपनीज जैसे कि हम गूगल है, टेस्ला है, मेटा की बात करें, दे आर ड्रिवन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसी करके ये डोमिनेट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। तो देयरफॉर इस तरह का कोर कंक्रीट एविडेंस देना बहुत जरूरी है, जो कि आपके आर्ग्यूमेंट को फैक्चुअली वैलिडेट कर सके। देन एक्सप्लेनेशन में, इतिहास में हम साम्राज्य अशोका की बात करें, या हम औरंगजेब की बात करें, या हम किसी भी राजा महाराजा की बात करें, नेपोलियन की बात करें, हिस्टोरिक एम्पायर्स वर वेरी रेलेवेंट एंड रिलायंट कि हम कितना लैंड एरिया कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं और अपना लैंड एरिया कितना बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न डे एम्पायर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के जरिए हम अपने आइडियाज और इनोवेशन के जरिए कितना ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस ब्रॉडन कर सकते हैं इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन द फील्ड्स ऑफ AI, इन द फील्ड्स ऑफ डिजिटाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल सर, सिलिकॉन वैली का जो इकोसिस्टम है उसमें इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जिसने अमेरिका को ग्लोबल लीडर बनाया है। और ये बात शो करता है, शोकेस होता है दैट द माइंड्स कैपेसिटी टू इनोवेट इज शेपिंग द इकोनॉमिक डोमिनेंस एज वेल। एंड देन लिंक में आप अगेन इंटेलेक्चुअल कैपिटल को लिंक करना चाह रहे हैं सोसाइटीज के साथ, जो कि आने वाले समय में फाउंडेशन ले करेंगे फॉर इकोनॉमिक एम्पायर्स। सिमिलरली पैराग्राफ 2 इन द बॉडी में लेट्स से मैंने सब हेडिंग दी द रोल ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन। अब देखो, एजुकेशन इनोवेशन, हमने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज की बात करी है दैट फ्यूचर बेस्ड एम्पायर्स नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के होंगे। तो एजुकेशन और इनोवेशन कॉर्नरस्टोन्स हैं ऑफ द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, जो कि सोसाइटीज को इनेबल करते हैं कि वो और ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कल्टिवेट करें। अब यहां पे हमारे पास डेटा है, इंडिया का जो IT सेक्टर है वो 7.4% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करता है, ये 2023 का आंकड़ा है, विच मींस कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये नास्कॉम का डेटा बताता है। सिमिलरली जैसे कि यूरोपियन यूनियन का होराइजन 2020 प्रोग्राम था, एक इनिशिएटिव था जिसमें 80 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट करे गए थे रिसर्च में, उसके चलते काफी ब्रेक थ्रूज हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि यूरोप की ग्लोबल स्टैंडिंग को बहुत मजबूत कर रहा है। तो इंडिया की R&D बेशक कम हो, लेकिन इंडिया का स्ट्रेंथ IT सेक्टर में आता है, यूरोप का स्ट्रेंथ में भी R&D के कारण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आता है। सो विच मीन्स कि एजुकेशन और इनोवेशन दोनों की बात है। हमारा IT सेक्टर बड़ा है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कि हमारे पास एजुकेटेड यंग टैलेंटेड वर्कफोर्स है, लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका विशाल डिस्कवरीज कर रहे हैं, बड़े बड़े डिस्कवरीज और मिशंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इनोवेशन, कि उनके पास वो फंड्स हैं, वो पैसा है जो कि इनोवेट कर सकते हैं। नाउ एजुकेशन इंडिविजुअल्स को इक्विप करता है ऐसे टूल्स के साथ, ऐसे एसेंशियल टूल्स के साथ, जिसके चलते हम आइडियाज जनरेट करते हैं, लेकिन इनोवेशन ट्रांसलेट करता है उन आइडियाज को इनटू टैंजिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो एम्फोसिस है ऑन दी STEM एजुकेशन, इसके कारण एक वर्कफोर्स प्रोड्यूस हुआ है विच इज ड्राइविंग ग्लोबल टेक जायंट्स, पोजिशनिंग इट एज अ हब ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल। Likewise, innovations like the mRNA vaccines during the COVID-19 pandemic highlight करते हैं कि intellectual advancements कैसे address करते हैं global challenges को, जो कि एक country के soft power को enhance कर रहे हैं। लेकिन disparities, because education equal access में हर किसी के पास नहीं है। अब अगर इक्वल एक्सेस में एजुकेशन हर किसी के पास नहीं है, तो हर किसी का जो केपेबल पोटेंशियल है या जो एक फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल है उस पर रुकावट पड़ती है, बिकॉज वो बंदा अपना पोटेंशियल फुली रियलाइज नहीं कर पाएगा। सो देयरफॉर इंक्लूसिव पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है ताकि एजुकेशन और इनोवेशन दोनों का सिंथेसिस हम कर सकें। लास्ट एग्जांपल यानी कि एक पैराग्राफ और इन द बॉडी ऑफ द एसे में, लेट्स से हम गवर्नेंस और एथिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अब एम्पायर्स ऑफ द माइंड आने वाले समय में डिमांड करेंगे एथिकल और अच्छी लीडरशिप की, विच इज ऑल्सो बी लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। और यहां पे हमारे पास सबसे अच्छा एविडेंस लेड APJ अब्दुल कलाम है, भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट, रिनाउंड साइंटिस्ट, जिनकी एथिकल लीडरशिप के कारण भारत ने कितने सारे सक्सेसफुल मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम्स को अंजाम दिया। 1998 के पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट हो या डेवलपमेंट ऑफ द इसरोज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात हो, उन्होंने अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज के साथ और अपनी किताबों के जरिए कितना लोगों को मोटिवेट किया, और यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी गाइडेड बाय अ विजन फॉर एजुकेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इनफैक्ट
उन्होंने सन 2002 में विजन 2020 दिया था, अ विजन फॉर डेवलप्ड इंडिया, और आज उस विजन को रियलाइज करने में हम सारे के सारे एक सहयोग दिखा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि हम टुवर्ड्स 2047 एक डेवलप्ड विकसित भारत बन सके। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन में कलाम की लीडरशिप की बात करी गई है कि कैसे इंटेलेक्चुअल एम्पायर्स के लिए बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एथिकल गवर्नेंस और लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया, पॉलिटिक्स का इस्तेमाल नहीं, बट साइंस का इस्तेमाल किया नेशनल प्रोग्रेस के लिए। उन्होंने यंगस्टर्स को मेंटर किया, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, और यह इंश्योर किया कि भारत की जो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट है वो भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत बना रही है, बिना भारत अपने कोर एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करे। जी हां, हम न्यूक्लियर पावर बने तो बने, लेकिन हमने अपने कोर एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने क्रायोजेनिक इंजन जो था उसकी टेक्नोलॉजी हमने रशिया से ली, लेकिन हमने अपना कोई भी नेशनल इंटरेस्ट या कोई अपना सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अगर अनएथिकल आप गवर्नेंस की बात करोगे, जैसे आजकल डेटा प्राइवेसी वायलेशन होती हैं बाय टेक फर्म्स, या फॉर एग्जांपल जो पेगासस वायरस की भी जो बात आई थी, पेगासस जो कि एक रैंसमवेयर, एक स्पाईवेयर वायरस था। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अनएथिकल गवर्नेंस से, जो कि आज के टाइम में बहुत देखी भी जाती है, आप यंग माइंड्स को एम्पावर नहीं कर पाओगे, एंड देयरफॉर आप बिना इंस्पायर करे, बिना एथिकल लीडरशिप के ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे एम्पायर्स ऑफ द माइंड। और यहां पे लिंक में अगेन रीइंफोर्स करा आइडिया, एथिकल गवर्नेंस एज एग्जेम्प्लिफाइड बाय कलाम इज एसेंशियल टू नर्चर इंटेलेक्चुअल एम्पायर्स जो कि प्रोग्रेस को ड्राइव कर रहे हैं व्हाइल आल्सो फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड इंक्लूसिविटी। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पील फ्रेमवर्क की बात करी है, PEEL। वंस अगेन, P यानी कि पॉइंट, राइट, E यानी कि एविडेंस, देन E इज फॉर एक्सप्लेनेशन एंड L इज फॉर लिंक। तो ये पील फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करो अपने एसए की बॉडी में, समझो, और अगर और समझना चाहते हो तो आओ हमारे क्रैश कोर्स में भी हिस्सा लीजिए। कंटेंट मिल रहा है, इवैल्यूएशन मिल रहा है, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप सेशंस मिल रहे हैं, डाउट सेशंस आपको मिल रहे हैं, लाइव वीकली सेशंस हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज गेट इन टच विद अस, एंड दिस इज अवेलेबल ओनली एट अ प्राइस ऑफ 3999। प्लीज कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर टू गेट मोर डिटेल्स। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।